मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज के भी वीडियो में फिर से एक बार हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले जनजाति समुदाय के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, ये तो सर्वविदित है, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी ज़्यादा है। विविध प्रकार के जो आदिवासी समुदाय का ठिकाना भी यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में है। विविधता धारण किए उनमें से प्रत्येक आदिवासी समाज की अपनी रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन जीने का ढंग और अपनी पूजा ऋचा करने का ढंग, विवाह, तीज त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, खान पान सहित उनकी अपनी पुरातनी अनमोल संस्कृति है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। यूपी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति समूह के विषय पर थोड़ा आप सभी का हम ध्यानाकर्षण करते हुए बात यहाँ पर करते हैं। तो कुछ प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में जो निवास करती हैं, जिनका अपना मूल स्थान है, जिनका अपना ठिकाना है, उनमें से जो सबसे बड़े जो जनजातियों के समूह हैं उनमें से जो एक बड़ा समूह है थारू जनजाति समूह। ये बहुत बड़ा समूह है। मुख्य रूप से जो है अपने उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी ज़िले हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में ये लोग निवास करते हैं और मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य किया करते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है बुस्का जनजाति की। तो जो ये जनजाति समूह है ये सोनभद्र जिले में पारंपरिक रूप से रहते हैं और ये लोहे से संबंधित इनका कारोबार है। अपने लोहे के औजार आदि बनाने का हमेशा से ये पारंपरिक तरीके से कार्य करते आए हैं और वही आज भी कर रहे हैं। इसके बाद में सबसे बड़े अपने गोंड जनजाति की बात करते हैं, जो समुदाय भारत में सबसे बड़ा समुदाय के रूप में जाना जाता है। यूँ तो अपने उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली और इनका जो जीवन है कृषि और वनोपज आदि पर आधारित है। खेती किसानी आदि में भी ये जुड़े हैं। और देश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण में कुछ स्थानों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक आदि तक भी हम चले जाते हैं, वहाँ तक ये सब लोग निवास करते हैं। लेकिन सबकी अपनी संस्कृति और परंपराएं, रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोल जनजाति की। ये जो ट्राइब है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर आदि में निवास करते हैं। इसके बाद में हम खरवार जनजाति की बात करते हैं, जो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिलों में निवास करते हैं। बैगा जनजाति ये भी सोनभद्र में रहते हैं और ये हर्बल दवाएं जो होती हैं उनके पारंपरिक ज्ञान व जंगल आधारित जीवन निर्वाह ये करते हैं। उन्हें इन सब दवाइयों का, हर्बल जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। उनके बाप दादा, उनके पूर्वजों के ज़माने से परंपरागत तरीका से ये ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और वो जानते हैं। इस प्रकार से हम अब बात करेंगे अगरिया जनजाति की, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में रहते हैं और खनन आदि का काम करते हैं। ये लौह अयस्क और मैग्नीज के निष्कर्षण आदि का कार्य किया करते हैं, उसमें ये इनको अच्छी नॉलेज है। इसी के साथ सहरिया जो जनजाति है वो भी झांसी ललितपुर में निवास करने वाली जनजाति है और अपना जीवन निर्वाह यहाँ पर करते हैं। जबकि ये जनजाति समूह अत्यंत साधन विहीन होकर भी निर्वाह करते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत हमेशा सुरक्षित रखते हुए अपनी जीवन शैली में जीवन निर्वाह करने के ये अभ्यस्त हुए हैं।
इन सभी समुदायों की अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं और वो पूरी तरह से इन्होंने अपने आप की संस्कृतियां और सब कुछ इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी अलग पहचान है, इनके अपने पारंपरिक रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं। इनके रीति रिवाज में खेती किसानी का अपना सिस्टम और आध्यात्म में अपने पूजा पाठ के विशेष तरीके शामिल है। इन सभी समुदायों में विशेष रूप से प्रकृति में अटूट विश्वास की भी झलक दिखाई देती है। आज भी अगर वैज्ञानिक युग अपने चरम में पहुंचने के कारण वैज्ञानिक सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हर व्यक्ति तक हो रही हैं, लेकिन इन लोगों की अपनी विशिष्ट कलाकारी, शिल्प, मिट्टी, बर्तन बनाना, लकड़ी की नक्काशी, वनों से अर्जित लाभकारी औषधियाँ आदि का संग्रह, ज्ञान, ये जो है पारंपरिक रूप से इनके पास मौजूद है और वह सब कार्य आज भी सुचारू रूप से ये लोग करते आ रहे हैं। इस वीडियो में ही हम थोड़ा सा इनके संदर्भ में ये बात भी करना चाहते हैं कि जो ये हमारे ट्राइब हैं, जो अनुसूचित जनजाति के जो समूह हैं, लोग हैं, तो इनको अगर कानूनी रूप से इनको अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिलता है तो उसके लिए सरकार क्या मानक बनाए हुए हैं, इनके आधार पर इनको रिसर्च करके और इनको अपने मानक में शामिल करके अनुसूचित जनजाति बनाया जाता है, तो या उनका दर्जा उनको हासिल करवाया जाता है। तो उसके कुछ मानक हमें जानकारी में है, हमारे संज्ञान में है, तो थोड़ा उस विषय पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर पहला, ये जो जनजाति समूह है इनकी प्रवृत्ति आदिम हो। कहने का मतलब है कि ये आदिम जाति के लोग हों और सब तरीके से जो मनुष्यों के जो व्यवहार होते हैं उस प्रकार के व्यवहार जो किए जाते हैं उनके अगर अनुरूप इनका कार्य करने का तरीका है, शैली है, तो इनको हम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति हो, ऐसी अपनी इनकी संस्कृति जो यूनिक हो अपने आप में, जिसका कोई दूसरा समुदाय अनुसरण न करता हो या पालन न करता हो। तीसरी बात आती है शेष दुनिया से कटे हुए स्थान पर उनका निवास हो। तो ऐसा जैसे किसी जंगल, पहाड़ी, निर्जन स्थान, समुद्र, टापू, द्वीप वगैरह में जो ये जनजाति समूह रहते हैं, जहाँ पर दूसरे किसी लोगों का आवागमन न हो, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ स्थान हो, इनका किसी से बाहरी दुनिया से संपर्क न हो, ऐसे लोगों को हम अनुसूचित जनजाति के दर्जे में मानते हैं। इसके अलावा मुख्य धारा में घुलने मिलने में इनको संकोच होता हो, जो बाहरी दुनिया जो मुख्य धारा होती है समाज की, उसमें घुल मिल कर के रहने में इनको संकोच होता हो, उसमें शामिल ना हो सकते हो, ऐसा जो अनुसूचित जनजाति है उसको हम इस दायरे में रखते हैं। इसके बाद में समाज में स्पष्ट रूप से पिछड़ापन दिखाई देता हो कि जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे ये लोग वाकई पिछड़ेपन का जीवन जी रहे हैं। इनका जीवन स्तर, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका रहन सहन, सब कुछ अगर पिछड़ेपन की श्रेणी में आ रहा है तो हमारे भारत सरकार के अनुरूप ये मानक हैं। इन मानक के आधार पर इनमें जो यहाँ का जो संगठन होता है, जो जिनके आधार पर इनकी सिफारिश की जाती है, तो उसके आधार पर सर्वे किया जाता है। तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की सिफारिश के बाद एक संगठन ORGI कहा जाता है, इन 5 मानकों के आधार पर सर्वे करती है और अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल करने की सिफारिश करती है। लेकिन इन मामलों में जो अंतिम निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो भारत सरकार की संसद को ही होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या में 8-9% की आबादी इनकी हमारे भारत में है और करीब 700 से 750 उपजातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं। और इनके जंगलों में भी ये पहले निवास करते थे और अगर देखा जाए अब तो काफ़ी कुछ इनके जंगलों पर कब्जा कर लिया गया है। कम से कम 50% जो भाग है जहाँ इनका घर हुआ करता था, जिसको ये अपनी संपदा समझते थे, वहाँ पर अब ये निवास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योगपतियों और दूसरे किन्हीं कार्यों में
उन ज़मीनों को लिप्त कर दिया गया, जिससे ये लोग मजबूर हो गए अपना अपना क्षेत्र छोड़ करके अन्यत्र बसने के लिए। अब इस प्रकार से ये इनकी स्थिति है। जंगल में निवास करने के कारण अब ये अपने जंगल को ही घर, संपदा, संपत्ति और सब कुछ उसी को समझते हैं। मुख्य धारा से ये कटे हुए हैं, बाहरी संसार से इनका कोई नाता नहीं है और इनके विकास की इनको कोई अपनी रूपरेखा नहीं दिखाई देती है। उसके पीछे कुछ कारण ये भी है कि सरकारों ने जब जब इनके लिए प्रयास किया कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनको शिक्षित किया जाए, इनके घर मकान की व्यवस्था की जाए, इनके लिए और भी तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को अपनी संपदा पर या अपने घर मकान पर या अपनी संस्कृति पर अतिक्रमण समझते हुए उन सब चीज़ों को ठुकराया, उन सब चीज़ों को लेने से इनकार किया। तो उसी की परिणाम स्वरूप थोड़ा सा इस प्रकार से है कि इनकी मदद नहीं हो सकती है या ना हो सकी है, ये सारी बातें हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो कहीं तक थोड़ा सा इन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि हमें मुख्य धारा में आने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा या सब लोगों का या इस प्रकार से जनजातियों का विकास हो सके और समृद्धशाली स्थिति में जीवन निर्वाह कर सके। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ में अब हम अपनी वार्ता को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं इन्हीं सब तरह के कुछ जानकारी को एकत्रित करके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं मित्रों फिर अगले वीडियो में। मित्रों, नमस्कार।